नीचे दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, महीने दिए गए हैं और बेचे गए केले दिए हैं, तो इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आपको पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो 5 दर्जन है। बेचे गए केलों की कुल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत ईजी है। करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए। अगर हम मार्च केले में कितने बॉक्स दिख रहे हैं आपको, 6 बॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, और एक बॉक्स की कीमत है 5 दर्जन। ठीक है, ठीक है, आपको बेटा एक नोट में एक चीज़ पता होना चाहिए कि एक दर्जन में कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 6 × 5 और दर्जन की जगह 12 लिख देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 360। ठीक है, अभी उसी तरह से हम क्या करेंगे, वैसा का वैसा जो हमने मार्च के अंदर फार्मूला अप्लाई किया, जो ट्रिक अप्लाई किया, वही हम यहाँ पे करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अप्रैल की बात करेंगे। तो बेटा अप्रैल में कितने बॉक्स दिख रहे हैं आपको, शाबाश। देखिए बेटा अप्रैल के अंदर लेट मी काउंट, 3 बॉक्स दिख रहे हैं। एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो है मेरी यहाँ पे दी हुई है 5 दर्जन, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 दर्जन। बेटा दर्जन की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। दर्जन की जगह 12 लिख दिया और ये मल्टीप्लाई करके आ गया 180। ठीक है, तो उसी तरह से हम मई की बात करेंगे। ठीक है, वही शेड्यूल। मई में देखो कितने बॉक्स दिख रहे हैं, 5 बॉक्स दिख रहे हैं और एक बॉक्स की कीमत 5 दर्जन। तो बेटा दर्जन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, दर्जन की जगह हम 12 पुट कर देंगे और ये सॉल्व करके आ जाएगा 300। ठीक है बेटा, उसी तरह से हम बात करेंगे जून की। जून के अंदर बेटा 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स की कीमत 5 दर्जन है, दर्जन की जगह हम 12 पुट करेंगे और ये सॉल्व करके आ जाएगा 120। अगर हम बात करें जुलाई की, ठीक है, अगर हम बात करें जुलाई की, तो जुलाई में भी क्या हो रहा है बेटा, बॉक्स कितने दिए हैं, 3 4 5 6 7 बॉक्स हैं। एक बॉक्स की कीमत 5 दर्जन है और दर्जन की जगह हम 12 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करके आ जाएगा 520। अब हमारे यहाँ पास क्वेश्चन पूछा गया था कि बेचे गए केलों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, सारे के सारे आप प्लस करोगे क्योंकि कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ध्यान लगाइए। ठीक है, मार्च के अंदर थे 360, अप्रैल के अंदर थे 180, मई के अंदर थे 300, जून के अंदर थे 120, जुलाई के अंदर थे 420। तो इन सभी को प्लस करके देखिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगी। लेट मी काउंट, यहाँ पर 8 1, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगा 1380। तो ये यहाँ पर आंसर रहने वाला है। इट वॉज इजी एंड वेरी ट्रिकी, और इस तरह के क्वेश्चन नवोदय में हर बार आते हैं। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यू गेट दिस वन। ओके, अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको देखो एक डाटा दिया गया है आपको, यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने पहले इनको डॉट्स मिला देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो कि 5 कहाँ जैसे मिल रहा है, ये इस लाइन के साथ मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर व्याख्याता यानी जो व्याख्यान कर रहा है उसका नाम है। ठीक है, और यहाँ एक दिन में कितने व्याख्यान कर रहे हैं, एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा लिए गए व्याख्यानों का तथा प्रमोद और गोपाल द्वारा लिए गए व्याख्यानों का कितना अंतर है, यानी आपको डिफरेंस निकालना है। अमित और राघव ने एक सप्ताह में कितने किए व्याख्यान और अंतर निकालना है प्रमोद और गोपाल से। अब ऐसा करते हैं बेटा, अमित का देखते हैं, अमित का एक दिन का व्याख्यान कितना है। तो बेटा यहाँ पे देखिए ये है 2। ठीक है, राघव की बात करें तो राघव का जो एक दिन का जो व्याख्यान है वो है 5। आप देख सकते हैं फिगर से पूरा का पूरा पता लग रहा है। ठीक है, ये विशाल है, ये राघव है, ये प्रमोद है, ये राम है, ये गोपाल है और ये अमित है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अमित दे दूं इसको, राघव को आर नाम दे दूं, तो बेटा इनका अगर मैं A+R करूं तो कुल कितने व्याख्यान कर रहे हैं, ये 2 + 5 यानी 7 व्याख्यान कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम अमित और राघव का एक सप्ताह की बात करें, ठीक है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, यानी 7 × 7 = 49, यानी 49 व्याख्यान किए उन्होंने एक वीक के अंदर। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, अगर हम बात करें अब प्रमोद की बात करें और गोपाल की बात करें, तो गोपाल की को मैं जी मान रहा हूँ, यानी गोपाल का जो एक दिन का व्याख्यान था यहाँ पे देख सकते हैं ये आ रहा है हमारा 4, और प्रमोद का एक दिन का व्याख्यान है वो है 3। ठीक है, तो गोपाल प्लस प्रमोद करो तो उनका एक दिन का व्याख्यान आ रहा है 7। ठीक है, अगर हम बात करें गोपाल और प्रमोद के एक वीक की, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे कि गोपाल और प्रमोद का जो एक वीक यानी एक सप्ताह के अंदर जो उनका व्याख्यान रहा है उनका कितना, यानी 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 49। और अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो अमित और राघव ने कितना निकाला था, वो आया था मेरा 49। ठीक है, 49 यहाँ पे लिख दिया
अंतर निकालना है ना, यहाँ पर हम लिख देंगे 49 लिख देंगे और गोपाल और प्रमोद का भी 49 आ जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आई होप यू गेट दिस वन, इट वाज अ इजी क्वेश्चन। ओके, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है, यानी 48 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहले आपको पता होना चाहिए, नोट के अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वर्ग का जो परिमाप होता है यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ये आता है 4 इंटू भुजा, यानी 4 गुना भुजा, यानी जो 4 गुना भुजा है वो वर्ग का परिमाप है और वर्ग का परिमाप हमें कितना दिया हो, ये दिया हो 48। ठीक है, भुजा निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई था, परे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 12, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, यानी भुजा हमारे पास आ गई 12। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा, यानी 12 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 144 और 144 मीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 20 परिणामों का औसत 18 है, प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने पर नया औसत कितना होगा। यहाँ पर कुछ एक की पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं, उन्हीं के बेसिस के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चलता है। जैसे आपको पता होना चाहिए औसत का फार्मूला कितना होता है, औसत का फार्मूला होता है कुल योगफल। कुल योगफल कितना है, यानी टोटल सम डिवाइडेड बाय संख्याएं, यानी संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, 18 आपको औसत दिया हुआ है, कुल योगफल निकालना है यहाँ इस फार्मूले से, और संख्याएं आपको 20 दी हुई थी। ठीक है, अब 20 डिवाइड था, परे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुल योगफल कितना हो जाएगा, कुल योगफल हमारे पास आ जाएगा 360 आ जाएगा, यानी कुल योगफल हाँ यहाँ पर हमारे पास आ गया 360। कितना आ गया बेटा, 360 आ गया। अभी अंडरस्टैंड कीजिए क्योंकि प्रत्येक परिणाम में से 3 घटाने हैं और यहाँ पर ऐसे कितने परिणाम है, 20 परिणाम है, यानी 20 परिणाम है और हर में से मैं 3 घटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कितने नंबर घटा दिए, तो ये बहुत ही ट्रिकी लॉजिकल सी चीज़ है कि अभी आप खुद दिमाग ले आइए कि सभी परिणामों में से अगर मैंने 3 घटा दिए, 3 घटाने पर तो क्या हो जाएगा, यानी मैंने कितने नंबर्स में घटा चुका हूँ, यानी 20 मल्टीप्लाई 3 = 60 मैंने माइनस कर चुके हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, सही परिणामों में से 3 घटाने पे हमारे पास 60 आ गए, पर हमें यहाँ पे पूछा क्या है, नया औसत निकालना है। अब यानी शेष परिणाम यानी 60 तो हम घटा चुके थे। ठीक है, 360 टोटल था, उसमें से 60 तो माइनस कर चुके हैं, तो शेष परिणाम कितना हो गया, 300 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अभी यानी अभीष्ट संख्या, यानी जो नया औसत होगा। ठीक है, नया औसत कितना हो जाएगा, परिणाम तो 300 आ गया और 20 नंबर वैसे रहे, यानी 15 यहाँ पर आंसर आ गया। Okay, I hope you get this one. It was a tricky and a logical question. Okay, I hope you get it. दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात बढ़कर 3:4 हो जाता है। संख्याएं हैं, यहाँ पे समझिए, पहले हम लिखेंगे माना कि दो संख्याएं रेशियो में दी हुई हैं, तो दो संख्याएं क्या मान लेंगे, एक 2x है और दूसरी जो है वो 3x है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है, हम बोलेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार हर अंश में भी और हर में भी 9 जोड़ दिया जाए तो ये रेशियो बनकर कितना हो जाता है, ये 3:4 हो जाता है। अब यहाँ पर वज्र गुणन कर देंगे, हम लिख देंगे वज्र गुणन गुणा करने पर, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट मी राइट, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 9 के साथ। ओके, और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3x + 9 के साथ। 4 2 = 8x + 9 4 = 36, 3 3 = 9, 3 9 = 27, 27 इधर आ गया, 8x परे चला गया, 36 में से 27 गए 9 आ गया, और 9x में से 8x गए, ऑब्वियसली एक प्लस का एक माइनस का है तो प्लस माइनस होगा और प्लस का साइन आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगी। ठीक है, सो जो x का जो यहाँ पे वैल्यू आई वो 9 आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो पहली संख्या है जो हम क्या मान करके चले थे, हम ये मान करके चले थे 2x, यानी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 9 = 18, और जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो वो भी वैसे आ जाएगी। दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या हमने मानी थी 3x, यानी x की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 9। ओके, लेट मी राइट दिस अगेन। दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो दूसरी संख्या हम क्या पुट कर देंगे, दूसरी संख्या हम पुट कर देंगे, क्योंकि मानी क्या थी हमने 3x, x की वैल्यू पुट कर देंगे 9, यानी दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास 27।
एक बक्से की प्रत्येक कोर 30 मीटर लंबी है तो इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, लेट मी राइट संदूक का संदूक की प्रत्येक कोर। ओके, लेट मी राइट संदूक की जो प्रत्येक कोर है वो कितनी है बेटा, वो दी हुई है हमें 3 मीटर लंबी। तो जो संदूक का आयतन होगा वो कोर यानी एज दी हुई है ना, तो एवरी एज अगर 3 मीटर है तो आयतन कितना हो जाएगा, यानी 3 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3 × 3 यानी यहाँ पर आ जाएगा 27 मीटर का क्यूब। ओके, आई होप यू गेट दिस वन। एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 बजे चलना आरंभ करती है और सायं 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है, तो पूरी यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए बेटा, अभी हम क्या लिखेंगे, 9:10 पर वो सुबह चलने शुरू हुई, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में। सो 9:10 से 10:10 बजे तक कितना टाइम हुआ बेटा, यहाँ पर कितना टाइम, 1 घंटा यहाँ पर हो गया, ठीक है। 10:10 से 11:10 तक 1 घंटा यहाँ पर हो गया, ठीक है। 11:10 से 12:10 PM तक कितना टाइम हो गया बेटा, 1 घंटा यहाँ पर हो गया। 12:10 PM से 1:10 तक 10 PM तक यहाँ पर 1 घंटा हो गया। 1:10 PM से 2:10 PM तक बेटा 1 घंटा यहाँ पर हो गया। और यहाँ पे देखिए 2:10 PM से लेकर के 3:10 PM तक कितना हो गया बेटा, 1 घंटा यहाँ पर हो गया। और 4:10 PM, सॉरी लेट मी राइट, 3:10 PM से 4:10 PM तक बेटा 1 घंटा यहाँ पर हो गया। और 4:10 PM से 4:20 PM तक यहाँ तक हमारे 10 मिनट हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पर 4:10 से 4:20 तक 10 मिनट हुए, ठीक है। यहाँ पर लेट मी राइट, यहाँ पर हुए हमारे 10 मिनट, ठीक है। मैं यहाँ पे घड़ी भी बना देता हूँ ताकि आपको पता लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। 4 हैं, छोटी सुई 4 पे, बड़ी 10 पे, तो ऑब्वियसली 4:10 से 4:10 तक 10 मिनट रहेंगे। इसका एक ट्रिक भी है, 4:20 में से आप 4:10 माइनस कर दो तो भी हमारे पास 10 मिनट ही आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी बेटा कितना टाइम आ गया, ये आ गया 7 घंटे। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 7 घंटे और 10 मिनट, तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। गणित के प्रथम टेस्ट के कुल 25 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 18 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे टेस्ट में इतने ही पूर्णांकों में से 22 अंक प्राप्त किए। दूसरे टेस्ट में कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो बेटा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जितने अंक प्राप्त हुए डिवाइड बाई कुल अंक और मल्टीप्लाई 100। तो हम पहले क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे पहले टेस्ट के अंदर। तो बेटा पहले टेस्ट के अंदर बेटा उसने कितने मार्क्स लिए, 18 लिए, कितने में से बेटा 25 में से, मल्टीप्लाई 100, 25 4 से कितने होते हैं 100, 18 मल्टीप्लाई 4 करके आ जाएगा 72 बेटा, क्योंकि 18 मल्टीप्लाई 4 करके 72 ही आ रहा है। दूसरे टेस्ट में परसेंटेज यानी इतने ही पूर्णांकों में से, यानी 25 में से उसने 22 मार्क्स लिए, तो यहाँ 25 4 100 आ जाएगा, 22 4 88 आ जाएगा बेटा। यानी फर्स्ट टेस्ट में और सेकंड टेस्ट में हमने परसेंटेज निकाली। अब हमारा क्वेश्चन है कि दूसरे टेस्ट में कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो बेटा यहाँ पर हमें अंतर निकालना है, ठीक है। हम करेंगे 88 माइनस 72, ये आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 16%। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरे टेस्ट में 16% जो है अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। आई होप यू गेट दिस वन, इट वॉज ए इजी एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। 30 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत है, यानी आपको लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, आंसर में हम यहाँ पर लिखेंगे, हम बोलेंगे 12 पेंसिलों, ठीक है, 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य। तो बेटा 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 30 रुपये। एक दर्जन में क्योंकि 12 होते हैं ना, ये आपको नोट में रखना है, बिकॉज एक दर्जन के अंदर 12 होते हैं, यानी जब भी मैं दर्जन यूज़ करूंगा मैथ के अंदर आप बोलोगे 12, ठीक है। यानी 12 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 30 रुपये, ठीक है। यानी बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। लाभ कितना दिया हुआ है, लाभ हमें 10 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑब्वियसली एक फार्मूला आपको पता है, लाभ जब हम निकालते हैं तो इसका फार्मूला रहता है, लेट मी राइट दिस वन, ये रहता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य रहता है, ठीक है। अभी विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं CSP और क्रय मूल्य को बोलते हैं CP, प्रॉफिट बोलते हैं लाभ को, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए बेटा आपको क्या क्या निकालना है, CP इधर आ जाएगा और SP उधर ही था, प्रॉफिट मेरा पड़ेगा नेगेटिव का हो गया, यानी क्रय मूल्य इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है।
यहाँ पर ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अभी विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था बेटा, ये क्रय मूल्य निकालना था, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, ये हमें दिया हुआ था 30 रुपये, लाभ कितना था 10 रुपये, यानी क्रय मूल्य आ गया मेरे पास 20 रुपये, ठीक है। अभी मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यानी लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये मेरा फार्मूला होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा लाभ कितना था, ठीक है, लाभ हमें दिया हुआ था, लेट मी राइट दिस, ओके। क्वेश्चन के अंदर देखिए लाभ था 10 रुपये, क्रय मूल्य था 20 रुपये, 0 से 0 गई, 2 5 ज़ा 10, यानी आपके पास आंसर कितना आ गया, आंसर आपके पास आएगा 5 10 ज़ा 50, आपके पास यहाँ पे आंसर रहने वाला है, ओके। 50%, क्योंकि आपको लाभ परसेंटेज निकालना था। आई होप यू गेट दिस वन, इट वॉज अ इजी एंड अ ट्रिकी क्वेश्चन। एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है, यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो पानी की क्षमता कितनी होगी। अभी यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा करते हैं हम एक ड्रम बना लेते हैं और जो हमें दिया हो वो लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ। बेटा हमें दिया हुआ है कि हम मान करके चलते हैं कि 2/3 भाग जो है इसका भरा हुआ है, 2/3 भाग हमारा इसका जो ड्रम का है वो भरा हुआ है। अभी इसका आधा मतलब कुछ पोर्शन खाली भी है, यानी जो खाली पोर्शन है, खाली पोर्शन में अगर बेटा मैं 50 लीटर पानी भरूं तो ये पानी का ड्रम जो है ना पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, ये सारी स्टेटमेंट बोलती है। ये अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बेटा हम मान के चलते हैं कि माना कि पूरे ड्रम की क्षमता, ये मान करके चलते हैं, ठीक है, पूरे ड्रम की क्षमता है x, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पूरे ड्रम की क्षमता थी x, यानी खाली पोर्शन की क्षमता कितनी रह जाएगी, ये आ जाएगी खाली पोर्शन की, यानी पूरे में से भरा हुआ निकाल दो, खाली आ जाएगा x माइनस 2/3x आ जाएगा, ठीक है। यानी पूरे में से भरा हुआ निकाला तो खाली आ जाएगा, 3 आ गया, एलसीएम 3 डिवाइड बाय 1 करो तो ऑब्वियसली कितना रह जाएगा, 3 डिवाइड बाय 1, 1 3 ज़ा 3, ऑब्वियसली 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, 3 से 3 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 को 2x से मल्टीप्लाई करो 2x आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 3, यानी जो खाली ड्रम है वो हमारा x/3 है, वो हमने सिचुएशन से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम क्या करेंगे, हमें बोला हुआ था कि जो खाली पोर्शन है उसको भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी अगर हम बोलेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी जो खाली पोर्शन था उसको खाली की इक्वल कर दो, यानी खाली पोर्शन निकाला हमने x/3 और दिया हुआ था 50 भरे उसके अंदर, तो ड्रम पूरा भर जाएगा, 3 × 50 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 150। आई होप यू गेट दिस वन, सो 150 लीटर इज अ आंसर, ओके ओके। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो सारा का सारा हमें डाटा दिया हुआ है, हम बोलेंगे रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी दी हुई है बेटा, ये आपकी दी हुई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल दी हुई है हमें 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर हमने इतना लिख दिया। अभी हम ध्यान से समझेंगे, हम बोलेंगे कि दूरी हमें कितनी दी हुई है, दूरी हमें दी हुई है 350 किलोमीटर, है ना। तो हाँ, हिंदी में लिखते हैं, गति का जो फार्मूला होता है वो हमें वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। तो बेटा दूरी, यहाँ पे समय उधर चला जाएगा और गति नीचे आ जाएगी, यानी समय इज इक्वल टू दूरी बटा गति, है ना, समय इज इक्वल टू दूरी बटा गति आ जाएगा, ठीक है। अभी अंडरस्टैंड करते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पोर्शन वेरी केयरफुली। दूरी हमारी दी हुई थी 350 और गति हमारे पास दी हुई थी 75, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर रहने वाला है 5 1 ज़ा 5 5, ओके 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे 15 आ गया, 350 को भी 5 से डिवाइड करो, 5 7 ज़ा 35 और 0 से 0, यानी यहाँ पर आ गया 70। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, अगर आप क्या करें 5 से डिवाइड करो, 5 3 ज़ा 15 एंड 14 5 ज़ा 70, यानी आपके पास जो समय रह गया वो रह गया 14 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अभी इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है, आई एम डूइंग दिस वन। अब हम क्या करेंगे, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और 2 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 4 हमारा इधर आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा ऊपर आता है, और जिससे हम डिवाइड करें वो नीचे आता है, ठीक है।
अभी हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पर ये हमारा आंसर घंटों में आ चुका है, बट हो सकता है ये ऑप्शन आपको ना दिए हो, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आगे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये आंसर ना दिया हो, क्योंकि आपने समय ये निकाला है। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, 1 घंटा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। यानी घंटों को मिनटों में बदलना है तो 60 मिनट के बराबर हो जाएंगे वो। और आपका आंसर निकला था 4 घंटे, 2 से ही 3 घंटे, ये भी घंटे ही था। 4 घंटे तो ठीक है, बट 2 से 3 घंटे कुछ मीनिंग नहीं बन रहा, तो 4 घंटे वैसे ही लिख दिए। 2 से 3 घंटे, घंटों को मिनटों में बदला तो 60 से डिवाइड किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, 3 20 सा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 घंटे। टू को मल्टीप्लाई करो 20 से, आ जाएगा 40 मिनट्स। ओके, आई होप यू गेट दिस वन, इट वॉज इजी क्वेश्चन। ओके, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेता है, 2 वर्ष बाद 24,800 रुपये वापिस अदा कर देता है। तो यहाँ पर आपको ब्याज की जो है वो दर निकालनी है, ठीक है। तो बेटा आपने बोलना है, यहाँ पर आप बोलेंगे उधार लिया गया धन। तो बेटा उधार लिया गया धन कितना था बेटा, वो था हमारे पास 20,000, है ना, 20,000 रुपये रुपीज़। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो टाइम हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, यानी समय अवधि हमें दी हुई है 2 वर्ष, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो 2 वर्ष बाद जमा जो धन है वो कितना था, वो था हमारे पास 24,800 रुपये। कितना था, 24,800 रुपये। तो ये सारा का सारा डाटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अभी आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला होता है साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज किसके इक्वल होता है, ये होता है रकम माइनस मूलधन। यानी बेटा अगर इसी चीज़ को हम अंडरस्टैंड करें, इंग्लिश मीडियम में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट कितना था 24, कितना था 24,800, ठीक है। और यहाँ पे था 20,000, यहाँ पे इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4,800, यानी सिंपल इंटरेस्ट इतना आ गया। अभी आपको फॉर्मूला पता है, यानी आपको ब्याज निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है बेटा, कितना रहता है, ये रहता है P, लेट मी राइट दिस इन हिंदी मीडियम। सो यहाँ पे आ जाएगा मूलधन, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, दर आ जाएगा, मल्टीप्लाई समय, और डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा सजेशन रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 4,800, ओके। मूलधन की आ गई 20,000, दर हमने निकालनी है, समय हमें अवधि दी हुई है 2, और 100 वैसे लिख दो, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो, ओके। अब यहाँ पे 4,800, 100 डिवाइड था, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहे थे 20,000 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, दर हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, ओके। 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 0 से 2 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 ज़ा 4, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास दर रहेगी वो दर आ जाएगी 12, ओके। तो दर यहाँ पे रहेगी 12। सो लेट मी राइट दिस, ओके, लेट मी राइट दिस ओवर देयर, ओके, सो दैट इट कुड विजिबल टू यू, ओके। सो दर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, दर आ जाएगी हमारे पास 12%, तो 12% इज द आंसर, ओके। एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1 से 3 भाग 25 किलोमीटर की चाल से, 1 से 4 भाग 30 किलोमीटर की चाल से, तथा शेष यात्रा 50 किलोमीटर की चाल से तय किया जाता है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल कितनी है, यानी आपको वेलोसिटी निकालनी है। हम बोलेंगे माना कि कुल दूरी, क्योंकि आपको दूरी दी नहीं है तो हम उसको d किलोमीटर मान करके चलते हैं, ठीक है। अभी हम बोलेंगे d का 1 से 3 किलोमीटर जो पोर्शन है के लिए जो वेलोसिटी रही वो कितनी रही बेटा, वो रही 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और डिस्टेंस का जो 1/4 भाग है किलोमीटर है, उसके लिए जो चाल रही वो कितनी रही बेटा, वो रही 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ पर इतना लिख दिया हमने। यानी अब शेष यात्रा 50 किलोमीटर की चाल से, यानी शेष अगर हम निकालें d माइनस dy3 माइनस dy4, इसको ये जो है ये 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। चाल निकालनी है, चाल का फार्मूला क्या होता है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए इस की पॉइंट को, अगर यहाँ पे समय उधर चला गया, चाल नीचे आ गई, तो ये दूरी बटा चाल आ जाएगा, है ना, ठीक है। समय का फार्मूला कितना आ जाएगा, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
दूरी हमें कितनी दी हुई थी, d किलोमीटर, ठीक है, दूरी कितनी दी हुई थी, d किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए समय जो है, अगर हम समय की बात करें, ठीक है, तो समय कितना आ जाएगा, दूरी कितना था d, और चाल कितनी थी, चाल कितनी थी, ऑब्वियसली देखिए चाल, यानी अगर आपको चाल निकालनी है तो वो चाल कितनी रहने वाली है, यानी चाल का जो फार्मूला है ना, ठीक है, नहीं, गति का जो फार्मूला है वो दूरी बटा समय है, ठीक है, यानी दूरी कितनी थी और समय कितना था, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिए इसकी पॉइंट को, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर d डिवाइड बाई 3 क्या था, ये क्या थी, या ये क्या थी, d/3 क्या रहने वाली है, ये मेरा सॉरी, ये मेरी d/3 किलोमीटर जो था ये मेरी दूरी थी, ठीक है, दूरी थी, और टाइम कितना ले रहा था, वो टाइम ले रहा था 25 किलोमीटर पर आवर, यानी टाइम d/3 और उसके लिए टाइम कितना लगा 25, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करना, दूरी कितनी थी d/4, उसके लिए टाइम कितना लगा 30 से डिवाइड कर दो, है ना, ठीक है ना, उसके लिए टाइम कितना लगा, ठीक है, दूरी बटा समय, ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, d डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए इस की पॉइंट को कि की पॉइंट हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी उसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर d कितना था, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कितना था, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वैसे ही हम एलसीएम लेंगे, dy1 माइनस dy3 माइनस dy4, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके एलसीएम 4, यहाँ पे आ जाएगा 12d, यहाँ पे आ जाएगा 4d, यहाँ पे आ जाएगा 3d, तो इसको सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से आ जाएगा 5d डिवाइड बाई 12, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस था, और जो समय था वो कितना था, ये क्या था, यहाँ पे आ जाएगा 5d/12 क्या थी, दूरी, और समय तो मेरा था ही, समय मेरा 50 किलोमीटर था, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, वो हमने समय भी फार्मूले में पुट कर दिया, ठीक है, वही की पॉइंट यूज़ किए जो हमने पहले करे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करने वाले हैं, वैसा का वैसा, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गई, ठीक है, अभी लेट मी राइट दिस वन, अभी ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे वैसे ही लिख देते हैं सो दैट इट कुड बी इजी फॉर अस, ओके, लेट मी राइट दिस वन, डी कहाँ, ओके, लेट मी राइट दिस वन, ओके, डी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डी डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 75 प्लस डी डिवाइड बाई 120 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 5d डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, यहाँ पर आपको 75, 120 और 600 का एलसीएम निकालना है, ये कितना आ जाएगा 75 ऐसे ही 260 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 300, अब ऐसा करते हैं 2 से फिर 75 ऐसे ही करते, यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 150 आ जाएगा। अब दोबारा से 2 से करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पर 75। अब 3 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 25। 5 से करते हैं 5 5 जा 1 जा, और यहाँ पे 5 से दोबारा से करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 1 जा और 5 1 जा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम कितने रहने वाला है, ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 24, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, तो यहाँ पर ये सॉल्व करके कितने रहने वाला है, ये रहने वाला है हमारे पास 600, ओके। तो 600 हमारे यहाँ पर एलसीएम आ गया, ओके, कि एलसीएम तो निकालना पड़ना था, अब एलसीएम हमारे पास अभी हम क्या करेंगे, ओके, डी वैसे लिख देंगे, यहाँ पे एलसीएम जो कैलकुलेट करा था वो कितना था, वो था हमारे पास 600, ठीक है, ये था 600। अभी आपको पता ही है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 600 को 75 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके 8d आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, वही सारा मेथड है, 600 को डिवाइड करना है 120 से, यहाँ पर आ जाएगा 5d, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पर भी कितना 600 को 600 से डिवाइड किया 1, और यहाँ पे आ 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5d, यानी सारी क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाएगा मेरे पास 5 5 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा d डिवाइड बाई 18d डिवाइड बाई 600, ठीक है, ये कितना हो जाएगा d डिवाइड बाई 18d और 600 ऊपर चला जाएगा, ओके, लेट मी रिपीट दिस अगेन, d डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 600 ऊपर चला जाएगा और 18d तो नीचे रहेगा, d से d कैंसिल, 2 9 जा और 2 3 जा 0 3 3 जा और 3 1 0 0, तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 3 हमारे पास यहाँ पर आंसर रहने वाला है।
So I hope you get this one. It was also an easy question. सरल कीजिए, इक्वेशन आपको दी हुई है। हम पहले यहाँ पे लिखेंगे 7/3 मल्टीप्लाई 2/3, डिवाइड का मल्टीप्लाई 1 है, इसका 5/3 बन जाएगा। 2 + 3 × 3 + 2 करो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करके आ जाएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 27, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2/1 + 5/3, 3 आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करो, 3 3 2 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर के साथ, 3/3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उनको न्यूमरेटर के साथ करा 5, यहाँ पे आ गया 11/3। अब 70/27 तो वैसे रहेगा, बट डिनोमिनेटर मेरा उल्टा हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, 3 9 27, तो ये हो जाएगा 70/99। सो दिस इज द आंसर। 18% छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन का मूल्य 13,499 रुपये है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है? तो बेटा विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें, सेलिंग प्राइस, ओके, तो जो कितने में मिल रही है, 13,499 रुपये में हमें मिल रही है मशीन, और उसके ऊपर छूट मिल रही है तभी इतने रुपए में मिल रही है। यानी माना कि हम मान करके चलते हैं कि माना कि अंकित मूल्य, हम ये मान करके चलते हैं कि मार्केट प्राइस है हमारे पास x रुपीस। अभी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसमें अंकित मूल्य में छूट मिली तो मुझे इतने में बिक रही है ये मशीन, वॉशिंग मशीन। ये प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x/1 - 18x/100 = कितने हो जाएंगे, 13,489। 100 LCM आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100x, यहाँ पर आ जाएगा 18x, यार यहाँ पे आ जाएगा 13,489। 100 में से 18 के कितने रह जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 82x, यहाँ पर कितना आ जाएगा 82x / 100 = 13,489। x निकालना है। अब यहाँ पे 82/100 था, पर जाकर के 100 / 82 आ जाएगा। ओके, सो लेट मी राइट ओवर देयर। यहाँ पे अगर हम देखें तो x = कितना हो जाएगा, 100 / 82। 82 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 13,489। ठीक है, अब इस सारे के सारे सिनेरियो को सॉल्व करके जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पे 164540 रुपीज़। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये आंसर रहने वाला है। आई होप यू गेट दिस वन। ओके, डू दिस क्वेश्चन। 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान ज्ञात करो। का मतलब होता है गुणा का साइन। ठीक है, 300 × 90/100, ठीक है, 90 × 30/100। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर रह जाएगा 297। सो इट इज आंसर, इट इज इजी क्वेश्चन। ओके, दो संख्याओं का HCF यानी महत्व समवर्तीय 38 तथा उनका LCM यानी 98,154, उनमें से यदि एक संख्या है 1158 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यानी दूसरी संख्या का फार्मूला होता है लघुत्तम समवर्तीय मल्टीप्लाई महत्व समवर्तीय डिवाइड बाई पहली संख्या। तो ये एक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें लघुत्तम समवर्तीय की, तो हमें कितना दिया हुआ है 98,154। महत्व समवर्तीय कितना दिया है 38, और पहली संख्या की बात करें ये हमें दी हुई 1558। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर रहेगा 2394। एक स्कूल द्वारा अपने विद्यार्थियों से 2,304 रुपये एकत्रित किए गए। यदि प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान उतना ही है जितने की विद्यार्थी हैं, स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पे देखिए बेटा, माना कि स्कूल में कुल विद्यार्थी वो हम मान लेंगे x, और प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा योगदान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा उतना ही जितना कि स्कूल में कुल विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कुल योगदान, तो हम बोलेंगे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कुल योगदान उतना ही है जितना कि मेरे स्कूल में विद्यार्थी हैं। तो हम बोलेंगे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा योगदान कितना रह जाएगा, x रह जाएगा। यानी प्रश्नानुसार क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी और मल्टीप्लाई कुल धनराशि कितनी थी, कुल धनराशि थी 2,304। कुल धनराशि किसके बराबर हो जाएगी, यानी जितने विद्यार्थी थे और प्रत्येक विद्यार्थी का योगदान, दोनों को मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल आ जाएंगे, 2304। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2304। अब ये रुपीज़ में अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक की पॉइंट पता होना चाहिए, और वो की पॉइंट क्या है
की पॉइंट यहाँ पर बोलता है आपको पता होना चाहिए, सपोज करो आपको आंसर पैसे में दिया है, रुपीज़ में नहीं दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रुपीज़ को पैसों में कन्वर्ट करना बदलना पड़ेगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि एक रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं, यानी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। अब एक्स है, स्क्वायर है, परे चला गया तो अंडर रूट बनेगी 2304, अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 480 रुपीज़, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ओके, आई होप यू गेट दिस वन, इट वाज इजी एंड ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है और आपको बताना है कि अब ये ऐसा करना, 258 में अगर डिवाइड करो 2 से और +1 करो, यानी 258 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर 18, 2 9 18, यानी 129 में +1 करो 130 आ रहा है, यानी 130 में भी डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाएगा 2 6 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 5 10, 65 में 1 करो 66 आ जाएगा, यानी 66 को भी डिवाइड करो 2 से प्लस करो 1, यानी 66 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा, 33 में +1 ऐड करो 34 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करें 34 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 14, 2 7 14, यहाँ पे 17 है, 17 में 1 ऐड करो, कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 को डिवाइड करो 2 से +1 करो, 2 9 18 आ जाएगा, +1 करो तो यहाँ पे आंसर रहने वाला है 10, यानी 10 कुड बी द राइट चॉइस। ओके, आई होप यू गेट इट। दो दशमलवों का गुणनफल इतना है, यदि एक दशमलव संख्या इतनी है तो दूसरा दशमलव कितना होगा। यहाँ पर एक्चुअली दो दशमलव यानी दो नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ है, एक का मान दिया हुआ है, यानी हम मान करके चलते हैं कि माना कि दूसरी दशमलव हमने संख्या मान ली, या हमने मान ली x, और पहले हमें पता ही है ना, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, ये भी हमें प्रश्न अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 4.13 के साथ, किया जाएगा 70.7326, 4.13 परे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 77326, यहाँ पे 100, यहाँ पे 4 0 आ जाएंगी, और 413 यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, 2 0 से 2 0 डिवाइड, यानी सभी को सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर रहने वाला है वो रह जाएगा 5.02। आई थिंक इट कुड बी द राइट चॉइस। ओके, आई होप यू गेट दिस वन। ओके, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक ने 725 में से 500 अंक प्राप्त किए, तो उसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज का फार्मूला होता है अंक उसने प्राप्त किए डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, कुल अंक कितने हैं, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 100। ठीक है, अभी 500 लिए और 725 में से लिए, यानी सभी को सॉल्व करके जो मेरे पास रहने वाला है आंसर वो आ जाएगा 68.9, और ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। आई होप यू गेट दिस वन। ओके, यहाँ पर आपको सेट के परिणाम दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको औसत निकालना है, तो आपको औसत का फार्मूला पता होना चाहिए। औसत का फार्मूला होता है कुल योग, यानी जो भी हमारा कुल योग है डिवाइड बाई संख्याएं कितनी हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर देंगे। 5 यानी 567, 434, 323 + 290 + 441, इन सभी को डिवाइड कर देंगे, कितनी संख्याएं 3 4 5, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा 403, यहाँ पे आंसर होगा। ओके, इतने पैसे हैं, 3 व्यक्ति मैंने डिवाइड कर दिए इस रेशियो में, तो बी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो बी का जो भाग है, बी का जो शेयर है, उसका फार्मूला होता है बी डिवाइड बाई ए + बी + सी × 100। तो बी का जो हिस्सा था वो कितना था, वो था हमारे पास 11 था। ठीक है, 11 था, और a + b + c का जो सम था वो कितना था, ये 3 + 11 + 5 मल्टीप्लाई टोटल कितना था 9861। ठीक है, तो 11 डिवाइड बाई 19 मल्टीप्लाई 9861, और इन सभी को सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा 5709, और यहाँ पर ये आंसर होगा। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% पदोन्नति हुए, कितने कर्मचारी जो है वो पदोन्नति हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम तो लिखेंगे 42%। ठीक है, 42% इतने हुए, कितने में से 42% ऑफ 345, ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, यानी परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, 3450 वैसे लिख दिया। इन सभी को सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 1449, और ये आंसर है। 20 परीक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, ये इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए। यहाँ पे बहुत इजी तरीके से हम करेंगे, हम पहले आंसर लिखेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 20 परीक्षणों का जो माध्य है, ठीक है, 20 परीक्षणों का जो माध्य है वो होता है हमारे पास 65। ठीक है, इतना हमने लिख लिया, यानी सबसे पहले यानी हमारे पास 20 परीक्षण है और उनका जो माध्य निकल रहा है वो निकल रहा है 65। ये हम थोड़ा सा जनरलाइज कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है,
अभी अंडरस्टैंड करते हैं, आपको पता होना चाहिए माध्य क्या होता है। माध्य एक्चुअली एवरेज और माध्य एक ही बात है, ठीक है ना, औसत और माध्य एक ही बात है। माध्य यानी कुल योग डिवाइडेड बाय कुल संख्याएं कितनी हैं, ठीक है। अब यानी माध्य आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 65, कुल योग नहीं पता है और संख्याएं कितनी थी 20 थी, यानी कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 20, सॉरी 65 मल्टीप्लाई 20, ओके। सो इन सभी को मल्टीप्लाई करके कुल योग जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1300 और ये हमारे पास कुल योग आ गया, ठीक है। अब ये हमें अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, यानी त्रुटि कितनी थी, ठीक है ना, त्रुटि कितनी थी, यानी 96 माइनस 69, यानी त्रुटि थी 27, यानी जो एरर था वो 27 था। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात जो 27 अधिक जो था वो पढ़ लिया गया था, 27 जो था वो अधिक पढ़ लिया गया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि लेट्स फाइंड इट आउट, ओके। यहाँ पे जो 27 था उन्होंने अधिक पढ़ लिया, क्योंकि पढ़ना 69 था बट उन्होंने 96 पढ़ लिया था। अभी हम बोलेंगे कि जो सही माध्य था वो कितना हो जाएगा, यानी सही माध्य नहीं, सही मान, ओके। सो 1300 माइनस 27 यानी 1273 है ना, क्योंकि 27 ज़्यादा पढ़ लिया तो वो हमने माइनस कर दिया। और अगर सही माध्य अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा 1273 डिवाइड बाई, नंबर्स तो उतने ही रहेंगे 20, तो इट कुड बी द राइट चॉइस, ओके। आई होप यू गेट इट, ओके।